हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कल पेपर है, आपका एग्ज़ाम है, आपका पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का। तो मैंने 2 वीडियो में कोशिश करी थी कि मैं सारा सिलेबस करवा दूँ आपको। जितना मैक्सिमम हो पाया मैंने उतना बहुत कम टाइम में मैंने वीडियो बना के दे दिया आपको, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है। अब इसमें मैंने एक वीडियो में अभी और बना रहा हूँ, जो कि आपका कार्टून बेस्ड वीडियो है। इसमें मैंने मोस्टली कार्टून को कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, कार्टून बेस्ड वीडियो जो है आपका। ठीक है। इसमें पहली पिक्चर आप देखो, आपके फर्स्ट चैप्टर की ही है। यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दीवार को तोड़ रहे हैं, ये दीवार को। ठीक है। और ये नीचे वो एक वॉल दिखा रही है, बहुत लंबी वॉल है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी वो दीवार है ये वॉल ऑफ बर्लिन, बर्लिन की दीवार है, जो कि जर्मनी के बीच में खड़ी की गई थी। जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो जर्मनी भी दो विचारधाराओं में बट गया था। एक पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी जर्मनी, और दूसरा पूर्वी जर्मनी। तो जर्मनी के बीच में एक 150 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी की गई थी, जिसे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उस दीवार ने। और 1961 में ये वॉल खड़ी की गई थी, और 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया गया था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो दीवार थी, ये जर्मनी को किन 2 भागों में बांटती थी। तो एक तो वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी, यानी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। ये जो वॉल थी ये कितने किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी। ठीक है। ये दीवार कब खड़ी की गई और कब तोड़ी गई, 1961 में इस दीवार को बनाया गया, जिसके द्वारा जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। और 1989 में जब कोल्ड वॉर के एंड की शुरुआत हुई तो इस दीवार को तोड़ दिया गया, फिर से जर्मनी को एक कर दिया गया। क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पिक्चर पे। एक ये पिक्चर आप देखिए, ये कार्टून भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे ये यूरोपीय संघ वाले चैप्टर का कार्टून है आपका, ऑल्टरनेटिव सेंटर पावर। इसमें जो है टाइटैनिक शिप जो है उसके रूप में यूरोपीय यूनियन को दिखा रखा है। नीचे क्या लिखा है आप थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोपीय यूनियन को जो है उसको टाइटैनिक के रूप में क्यों दिखा रखा है। देखो, टाइटैनिक मूवी देखी है आपने, टाइटैनिक के बारे में आप जानते भी हो। टाइटैनिक क्या हुआ था, टाइटैनिक एक ग्लेशियर से टकराया था और डूब गया था। तो यूरोपीय यूनियन को उन्होंने टाइटैनिक के रूप में क्यों दिखाया है, उसका रीज़न ये है कि जो यूरोपीय यूनियन है, जो यूरोपीय संघ है, उन्होंने अपना संविधान बनाने की कोशिश करी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी। लेकिन उनके जो आपसी डिस्प्यूट थे, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी पे मतभेद थे, उन डिस्प्यूट्स को लेके वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। इस वजह से जो उनका सपना था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो टाइटैनिक की तरह डूब गया। क्लियर हो गया बात। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि यूरोपीय यूनियन के को प्रभावशाली बनाने वाले कोई 2 कारण बताओ, या कोई 2 विशेषताएं बताओ उसकी। तो आप कोई भी 2 उसमें लिख सकते हो। जैसे कि उसकी अपनी करेंसी है यूरो, जो डॉलर के थ्रेट है। उसका अपने कॉमन वीज़ा है शेंजन, जिसके थ्रू वो आपस में व्यापार करते हैं। ठीक है। जो फ्रांस है वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। कोई भी 2 पॉइंट मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं आपको, कोई भी 2 पॉइंट वो आपसे पूछ सकता है। और थर्ड क्वेश्चन वो इसमें ये बना के पूछ सकता है कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई, 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू। तो ऐसे 3 क्वेश्चन वो आपसे कोई भी बना के पिक्चर से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है। अब आओ नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर आपकी ये वाली है। तो यहाँ पे कई बार ये जो पिक्चर है एग्जाम में पूछी गई, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 2 सिंबल हैं, एक ड्रैगन का है और एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, और एक आदमी सामने से इसको रोक रहा है। तो ये चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसको ये सिम्बलाइज कर रही है पिक्चर। यहाँ दिखाया गया कि कैसे चीन जो है उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका कितना बड़ा योगदान है, वो कैसे उसकी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस पिक्चर के अंदर कौन कौन से 2 सिंबल जो है चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो ड्रैगन और दूसरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा चीन जो है उसको जो सामने व्यक्ति रोक रहा है वो कौन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उसका फिलहाल अमेरिका ही है। तो अमेरिका उसको, उसकी जो बढ़ती इकोनॉमिक ताकत है, कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको चैप्टर से, चाइना के किसी भी पार्ट से लिंक क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा कि ओपन डोर पॉलिसी क्या थी या कब आई। तो 1978 में। या चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के कोई 2 रीज़न बता दो।
तो आप 1972 में अमेरिका से अपने रिलेशन ओपन कर दिए, 78 में ओपन डोर पॉलिसी लेके आया, 82 में इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया, 98 में इंडस्ट्री को प्राइवेट कर दिया। कोई भी 2 पॉइंट वो आपसे अलग इससे इस पिक्चर से रिलेटेड वो पूछ सकता है, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पिक्चर है एक और, यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, माओ की लाल किताब, रेड बुक ऑफ माओ। तो माओ का फुल फॉर्म क्या है, माओ से तुंग, जिनके लीडरशिप में 1949 की रेवोल्यूशन चाइना के अंदर हुई थी। और नीचे क्या है, हु की पूंजी प्रस्त लाल टाई। यहाँ पे क्या है, हु जिनताओ जो वहाँ के प्रीमियर रहे हैं, उनके गले में रेड टाई है। देखो यहाँ पे 2 पिक्चर सिम्बलाइज कर रही हैं। माओ की लाल किताब, यहाँ पे जब माओ से तुंग जो रूलर थे चाइना के, उनके जब उनका टाइम था तो उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल्ड इकोनॉमी रखी, कम्युनिस्ट सिस्टम पूरी तरह से उन्होंने रखा हुआ साम्यवादी। लेकिन नीचे जो दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि चाइना ने कैसे अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। तो जो टाई इसको रिप्रेजेंट कर रही है वो पूंजीवादी व्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन कलर क्या है टाई का, रेड। तो रेड कम्युनिस्ट का रेड होता है, जो साम्यवादी होते हैं उनका जो कलर होता है वो रेड, उनका वो सिंबल होता है, उनका रेड कलर उसको सिंबल करता है। तो यहाँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हु जिनताओ के टाइम में पूंजीवादी व्यवस्था भी अपना ली गई, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं साम्यवादी शासन था। तो वहाँ भी कुछ हद तक सरकार का कंट्रोल था। ऊपर फुल्ली कम्युनिस्ट है, नीचे कुछ हद तक पूंजीवादी को भी अपनाया गया है। तो ऊपर माओ से तुंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वो हु जिनताओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके नीचे एक और कार्टून दे रखा है, पिक्चर देखिए साइकिल वाली। तो यहाँ साइकिल देखो, 2 साइकिल के 2 जो इसके व्हील हैं, वहाँ पे एक में जो सिंबल दिखा रखा पहले वाला वो कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है, और सेकंड जो डॉलर दिखा रखा है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सिंबलाइज कर रहा है। कुल मिला के एक टायर कम्युनिस्ट इकोनॉमी को, दूसरा टायर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि चाइना जो साइकिल है वो साइकिल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइकिल जो है चाइना की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि चाइना की इकोनॉमी को साइकिल के रूप में क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि चाइना के अंदर साइकिल बहुत पॉपुलर है, वहाँ लोग साइकिल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको साइकिल के रूप में दिखा रखा है। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा जो पहला इसका व्हील है उसमें सिंबल किसका है और सेकंड व्हील में सिंबल किसका है और इसका मतलब क्या है। तो पहले जो व्हील है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है और सेकंड व्हील में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिंबल है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना की इकोनॉमी को दोनों ही पहिए चला रहे हैं, कैपिटलिस्ट भी और कम्युनिस्ट भी। क्लियर। नेक्स्ट कार्टून पे। अब एक ये कार्टून बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड में पूछा गया। इसमें तो क्या लिखा हुआ है ये देखो, आप कभी भी कार्टून वाला कोई क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा करो पास जाके उसके, क्योंकि उसमें कई जगह उसके पॉइंट लिखे होते हैं, कुछ हिंट उसमें दिए होते हैं। अगर हम इस कार्टून की बात करें, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ है सिन्हाला। देख लिया आपने, सिन्हाला। तो सिन्हाला कहाँ पे थे, तमिलनाडु में। कहाँ थे, सॉरी श्रीलंका में। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिन्हाला की बात कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो इलम मीन देश। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आपसे कि ये जो लायन और टाइगर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो शेर है वो सिंगली समुदाय, सिन्हाला जो कम्युनिटी है श्रीलंका की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो टाइगर है वो जो तमिल है वहाँ के, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। LTTE की फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये जो बीच में खड़े व्यक्ति हैं ये कौन है, जहाँ पे क्या लिखा, राजा पक्षे। तो ये महेंद्रा राजा पक्षे हैं जो वहाँ के चाइना के हेड रहे हैं, सॉरी श्रीलंका के जो हेड रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद आपसे कोई एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके वो पूछेगा कि जो श्रीलंका है वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो वहाँ पे इक्वल राइट को लेके सिन्हाला और तमिल के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पिक्चर आते हैं। अब ये एक पिक्चर है, यहाँ ऊपर लिखा भारत पाक रिश्ते, बंकरों की भूल भुलैया में कुर्सी मेज से कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो, यहाँ दिखा रखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे संबंधों में तनाव। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है, ये है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री है। और ये है जनरल परवेज मुशर्रफ जो वहाँ के सैनिक शासक थे, कहाँ के, पाकिस्तान के। तो इनको ऐसे बंकर के बीच में बातचीत करते क्यों दिखाया गया है। तो ये कार्टून ये डिपिक्ट कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में
शांति की कई वार्ताएं होती हैं, लेकिन उन वार्ताओं के साथ साथ जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करता है, गोलीबारी करता रहता है, तो कहीं भी ये बात जो इनकी बातचीत है वो सही रास्ते पर नहीं चल पाती है। तो इनके बीच में हमेशा तनाव की स्थिति एक बनी रहती है। तो इसलिए इनको बंकरों के बीच में दिखा रखा है। क्लियर। बाकी जो 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो क्या पूछेगा, वो इन दोनों के नाम पूछ सकता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के और जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रिश्तों को सुलझाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो लाहौर बस सेवा समझौता एक्सप्रेस करतारपुर कॉरिडोर ये लिख सकता है, या विवाद के कारण क्या है तो जम्मू कश्मीर का विवाद आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। एक ये कार्टून है, यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, ये कार्टून क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति को भारत और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में क्या बताया है। ये कार्टून क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति में भारत और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में क्या बताता है। तो यहाँ पे आप अगर देखो ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा ये सारी चेयर खाली पड़ी हैं। यहाँ पे देखो 7 चेयर हैं और 7 चेयर ये साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये सारे जो लीडर हैं क्या कर रहे हैं, ये वापिस जा रहे हैं इन साउथ देशों के। क्यों, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा है कि साउथ एशिया का जो देश है, इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम था सार्क। मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या बताया था, सार्क, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, 1985 में बनाइए, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि सार्क की जो बैठकें होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो ज़्यादातर इनको खाली चेयर में क्यों दिखाया गया, क्योंकि जो देश हैं दक्षिण एशिया के, साउथ एशिया के, उनके जो आपसी विवाद हैं, जो उनके झगड़े हैं, उसकी वजह से इनकी जो भी मीटिंग होती है वहाँ पे वो विवाद उठ खड़े होते हैं, और ये लोग जो है उन विवादों के कारण अपनी इनकी मीटिंग जो है वो सफल नहीं हो पाती है। बाकी 2 क्वेश्चन आपसे वो एक्स्ट्रा बना के पूछ सकता है कोई भी से जुड़े हुए, कि सार्क की स्थापना कब हुई 1985 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में है, सार्क के कोई 2 कंट्री के नाम लिखो या 4 कंट्री के नाम लिखो, तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कुल मिला के ये जो खाली चेयर रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो सार्क की जो बैठकें होती हैं उनमें कोई नतीजा नहीं निकल पाता, और उन बैठकें कई बार कैंसिल भी हो जाती हैं। उसको दिखा रखा है इनके आपसी जो मतभेद हैं इन देशों के, उसके जो झगड़े होते हैं उनको लेके ही इनकी बैठकें ज़्यादातर असफल रहती हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आओ नेक्स्ट पिक्चर पे। एक ये पिक्चर देखिए आप, जहाँ क्या लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ जनाब हुक, कारोबार, कॉमर्स, इकोनॉमी, आप भारत के साथ केवल बुनियादी मुद्दों की बातें क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे जो चाइनीज प्रीमियर हैं वो जिंताओ, उनको दिखा रखा है, और यहाँ पे ये परवेज मुशर्रफ को दिखा रखा है जो पाकिस्तान के प्रीमियर थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता, ये उसको शो कर रहा है। अब नीचे अगर आए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन, और यहाँ पे अंपायर को तय करना है कि गेंद भारत के पाले में है या पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या है कि जो साउथ एशिया है, अंपायर कौन है यहाँ पे, अंपायर है अमेरिका। देखो तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ पे, आई थिंक जॉर्ज बुश है ये, और इनकी जो कैप है उसमें स्टार बने हुए हैं, जो उसके अमेरिका के फ्लैग में स्टार है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा अमेरिका एक रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका भी इधर की राजनीति में इंटरफेरेंस रहता है, और कहीं ना कहीं एक अंपायर की भूमिका तय करता है वो, कि भारत और पाकिस्तान में जो भी संबंध चल रहे हैं उनमें सही कौन है और गलत कौन है। तो कहीं ना कहीं हालांकि अमेरिका इसमें दोहरी भूमिका निभा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अमेरिका का जो दक्षिण एशिया के अंदर, या खासकर कह लो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति रहती है, उसमें अमेरिका की भूमिका को ये कार्टून दर्शा रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं। एक ये कार्टून है, यहाँ पे दिखा रखा है, एक तो ये आप पिक्चर देखिए पहले वाली, यूनाइटेड नेशन जो है वो कहीं युद्ध रुका है, और यूनाइटेड नेशन के वहाँ पे उन्होंने सिंबल को दिखा रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के। और एक ये जो है यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं उनको इसमें दिखा रखा है। तो ये जब इसराइल ने हिजबुल्ला पे गोलीबारी करी थी तब की पिक्चर को दिखा रखा है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने बहुत टाइम के बाद एक स्टेप लिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई इस कार्टून में कि यूनाइटेड नेशन जो है बहुत सारे स्टेप उठाने में देरी करता है। ये पहले भी हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में वॉर हुई है, अभी भी अगर आप देखो तो इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्ला भी शामिल हो गया है, और इसराइल हिजबुल्ला से भी लड़ रहा है लेबनान में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रखा कार्टून की जो यूनाइटेड नेशन है कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है वर्ल्ड में, अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने में वो बहुत देरी कर देता है,
और कई बार वो निर्णय नहीं ले पाता, कमज़ोर पड़ता है। तो उसकी कमज़ोरी कहीं ना कहीं इस कार्टून में दिखाई गई है। अब एक ये पिक्चर है जहाँ लिखा हुआ दारफुर, और ये घटनाएं जो वंचना, नरसंहार, शांति सैनिक, अस्वीकार्य, अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी, अब कभी सहायता, अब कभी नहीं सहायता। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है कि जो देखो नीचे क्या लिखा है इसके, दारफुर की हालत की एक वानगी। आपका क्या मानना है, संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थितियों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में बदलाव की ज़रूरत है? तो यहाँ जो मैंने आपको करवाया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार होने चाहिए, ये कार्टून कहीं ना कहीं उससे ही लिंक है। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि वो पूरे विश्व के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका ध्यान कुछ मुद्दों पर ही है। तो उसको और शांति के लिए, गरीबी के लिए, भुखमरी के लिए, शरणार्थियों की समस्या के लिए, इन समस्याओं पे भी उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये कार्टून कहीं कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार को, उस क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की बात कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को वैश्विक मुद्दों पर, जहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं वैश्विक जिनके बारे में हमने सुरक्षा वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि उन मुद्दों पर उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब ये कार्टून है, यहाँ क्या लिखा हो देखो आप, अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। तो ये एक ध्रुवीय विश्व के अंदर अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको कहीं ना कहीं ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो सिंबल दिखा रखे हैं, एक तो है यूनाइटेड नेशन का और एक इसका है वॉर का। तो बीच में कौन है? बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उसका रीज़न क्या है? देखो, एक तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अमेरिका में ही है। उसके बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ वो अमेरिका के ही हैं। दूसरी बात, अमेरिका इतना पावरफुल है कि वो यूनाइटेड नेशन को भी कई बार दरकिनार करता है। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो अमेरिका अपने हितों को यहाँ दिखा रहा है, तो इस कार्टून में ये कहने की कोशिश की गई है कि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई कहीं भी कोई विषय में अगर दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, तो यहाँ पे उसके लिए यूनाइटेड नेशन बैठा हुआ है बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की बातचीत आपके समझ में नहीं आ रही है, तो फिर तरीका दूसरा क्या है? दूसरा तरीका वॉर का है, फिर आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 1991 में जब पहला इराक पर अटैक किया था अमेरिका ने, जिसको बोला गया था ऑपरेशन डेयर स्टॉर्म, और उस ऑपरेशन में यूनाइटेड नेशन ने इसको इजाज़त दी थी अटैक करने की। तो कहीं ना कहीं उससे पहले कई वार्ताएं हुई होंगी, समझाया होगा उसको, लेकिन जब सारी वार्ताएं विफल रही तो फिर उस पर अटैक किया गया। तो कहीं ना कहीं ये दो अमेरिका का जो पक्ष दिखाया कि हाँ भाई अगर प्यार से बात नहीं बनती है तो फिर आपको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एक ये कार्टून है शांति सेना। ये जो डव को दिखा रखा है इन्होंने, ये शांति का प्रतीक होता है डव, ठीक है। उसके ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ है, यानी कि शांति सेना अगर उन्होंने बनाई है। तो देखो डव क्या है, उसके ऊपर बैठा कौन है? बात हम शांति कर रहे हैं लेकिन बैठा कौन है? सैनिक। तो नीचे क्या लिखा है इसको आप पढ़िए ध्यान से। आपने शांति सेना के बारे में सुना होगा, क्या आपको लगता है कि शांति सेना का होना स्वयं में एक विरोधाभासी बात है? यहाँ पे वो ये कह रहा है कि बात तो हम शांति सेना की कर रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब क्या है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन शांति सेना के लिए जा कौन रहा है? सैनिक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कई बार शांति स्थापित करने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ता है। अगर प्यार से बात नहीं बनती, देखो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जब भी विवाद होते हैं तो उनको सुलझाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फिलहाल दो ऑप्शन मेन है। पहला है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। जब सारे उसमें पहले तरीके अपनाए जाते हैं, कोई देश मान लो को गलत कर रहा है, नहीं मारा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की में ऐसा वो काम कर रहा है जो सही नहीं हो, जहाँ और देश का विरोध कर रहे हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको पहले प्यार से समझाया जाता है, शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। उसके लिए बातचीत होती है, उसको डेलीगेशन जाती हैं, मीडिएटर के कई मीडिएटर जाते हैं। जब सारे रास्ते विफल रहें तो फिर जाती है शांति सेना, जिसको हम बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स। तो फिर सेना भेजी जाती है और फिर युद्ध करा जाता है। युद्ध के द्वारा ही फिर उसको या तो परास्त करके उससे फिर बातें वो मनवाई जाती हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे दोनों बातें कही गई हैं कि कहाँ कहीं ना कहीं शांति सेना भी एक विरोधाभासी है। बात तो हम शांति कर रहे हैं, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए भी हम युद्ध का सहारा ले रहे हैं। अगले कार्टून में आओ, ये देखिए
इस कार्टून में आप देखिए तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ नीचे आप देखो उसको, वैश्विक ताप वृद्धि। यहाँ उंगलियों को चिमनी और विश्व को एक लाइटर के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट के लिए दिखाया गया है कि जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे लॉस हो रहा है, और एनवायरनमेंट को लॉस करने वाला कौन है, मानव ही है। वो कहीं ना कहीं इतना पोल्यूशन कर रहा है जिससे कि पूरे विश्व को ही नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्टून है ये पर्यावरण को जो हम प्रदूषित कर रहे हैं ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, और सब कुछ हमारे हाथ में है, इसको बचाना भी और इसको बिगाड़ना भी। उसके बाद ये कार्टून आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद, इंग्लिश में बोलते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये क्या है, हमने तुम्हारे देश को मटियामेट कर दिया है, अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो। हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन का आंसर करवाया था जिसका नाम था संसाधनों की भू राजनीति। तो ये कार्टून कहीं ना कहीं उसी को शो कर रहा है कि संसाधनों को हासिल करने के लिए देश जो है कई हथकंडे अपनाते हैं। यहाँ पे जो देश की भूमिका दिखा रखी है कि उन्होंने किसी देश को मटियामेट कर दिया है, वहाँ पे अटैक किया है, उस देश को जो नुकसान हुआ है अब उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि इसके लिए पैसा चाहिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें प्राकृतिक संसाधन भी दे सकते हो। यानी कि आप अपने नेचुरल सोर्स में, जैसे पेट्रोल है, जहाँ आपके पास कोई और संसाधन है, लकड़ी है, कोई भी संसाधन आपके पास है नेचुरल, तो वो आप हमें दे सकते हो, पैसा नहीं है तो कुल मिला के कहीं ना कहीं संसाधनों की भू राजनीति पर ये कार्टून जो है कटाक्ष कर रहा है। अब ये पिक्चर और आ गई यहाँ पे, ये पिक्चर भी कई बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वी पर पानी का विस्तार ज़्यादा और भूमि का विस्तार कम है, फिर भी कार्टूनिस्ट ने ज़मीन को पानी की अपेक्षा ज़्यादा बड़े हिस्से में दिखाया। ठीक है, फैसला लिया है। ये कार्टून किस तरह पानी को कमी को चित्रित कर रहा है, तो ये दिखा रहा है कि पानी तो बहुत है धरती पे, लेकिन जो पीने वाला पानी है वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमें पानी को बचाना है, हमें पानी को सेव करना है। विश्व के अंदर पीने वाली पानी की मात्रा बहुत ही कम है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। क्लियर। अब एक ये कार्टून बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया, प्री बोर्ड में पूछा गया है, तो यहाँ भी आप फोकस करना। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ कह रहा है देखिए यहाँ पे ये कौन है, पहले तो ये पूछेगा भी ये दोनों व्यक्ति कौन है, तो ये है आपके सरदार पटेल। ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कौन है, ये रियासतों के राजा, रजवाड़ों के राजा, जो हमने पढ़ा था कि रियासतें भारत में विलय की गई थी, तो ये रजवाड़ों के राजा हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा आप अब ध्यान देना आप लोग। ये पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ना ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम चल जाएगा। तो सरदार पटेल जो थे, आपको पता है कि ये लिखा भी है इनका नाम, देखो पटेल। सरदार पटेल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी रजवाड़ों को शामिल करने की। और जब हमने भारत में रजवाड़ों को शामिल किया, रियासतों को मिलाया था, तो हमने उनसे कई सारे प्रॉमिस किए थे, उनको प्रिवी पर्स दिया हमने। प्रिवी पर्स क्या था, हमने जो भी रजवाड़े भारत में मिलाए उन राजाओं को हमने बहुत सारे अनुदान दिए, बहुत सारी उनको प्रिविलेज दिए, उसको ही प्रिवी पर्स कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे सरदार पटेल क्या मांग रहे हैं उनसे, वो कह रहे हैं कि आप उठिए मत, आप अपने रजवाड़े का शासन चलाते रहिए, लेकिन हमें क्या दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए ये विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार, या कि रक्षा विभाग हमें दे दो, विदेशी मामले आपके हम देखेंगे और कम्युनिकेशन भी हम ही देखेंगे, बाकी आप अपने इलाके का शासन जो है वो करते रहो। अब यहाँ पे नीचे एक और है, ये व्यक्ति है, इसको बड़ा ही दीनहीन दिखाया गया है। तो ये कौन है, ये रियासत की जनता। तो कुल मिला के ये बताने की कोशिश की गई है कि रियासतों में जो जनता थी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, और जब भारत में रजवाड़ों को मिलाया गया तो उनसे हमने बहुत सारे प्रॉमिस किए, और हमने 3 चीज़ें मांगी उनसे, मेन विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। क्लियर। बाकी 2 क्वेश्चन कोई भी वो आपसे बना के पूछ सकता है कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, हैदराबाद के जो राजा थे उनको क्या किस नाम से बुलाते थे, निज़ाम के नाम से, या जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह। तो ऐसा क्वेश्चन वो ऐड करके इसमें आपको दे सकता है। अब एक कार्टून ये भी है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा नीचे, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953। यहाँ क्या लिखा शीर्षक, ये कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। तो यहाँ क्या लिखा आप देखो, पहले तो विशाल आंध्रा, महा गुजरात, संयुक्त कर्नाटका, बृहन महाराष्ट्र। तो ये जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, और उस समय राज्य भारत के अंदर कई हिस्सों में से नए नए राज्यों की डिमांड उठ रही थी। तो ये कार्टून कहीं ना कहीं उन राज्यों की जो मांगी उस समय उठी थी उसको ही दर्शा रहा है।
अब यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन पूछेगा कि इन राज्यों की मांग को कैसे सुलझाया गया। तो लोकतांत्रिक तरीके से और नेगोशिएशन करके, बातचीत के द्वारा इनकी मांग को सुलझाया गया। और क्वेश्चन क्या ऐड कर सकता है कि राज्यों की जो मांगे थी उनको मानने के लिए एक आयोग बना, उस आयोग का नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और क्वेश्चन ऐड कर सकता है कि ये कब बना, 1953 में। इसके राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या सिफारिश दी थी, उन्होंने सिफारिश दी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें और ऐड हो सकता है कि भारत सरकार ने 1956 में कौन सा अधिनियम पास किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। जहाँ भारत का सबसे आखिरी में कौन सा राज्य नया बनाया गया, तेलंगाना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बना के ऐसे कार्टून में पूछ सकता है। आगे चलते हैं। एक ये कार्टून है, आप देखो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें दो दिखा रखे हैं। यहाँ क्या लिखा आप थोड़ा सा पढ़ लिया करो नीचे। शंकर का ये मुख्य पृष्ठ, शंकर कौन, जो जिसने कार्टून बनाया है, शंकर का ये मुख्य पृष्ठ प्रसिद्ध कार्टून उनके संग्रह डोंट स्पेयर मी शंकर के मुख्य पृष्ठ से लिया गया है। मूल कार्टून भारत की चीन नीति पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ ये कार्टून एक दलीय प्रभुत्व के समय कांग्रेस द्वारा निभाई जा रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोहरी भूमिका और दोहरी नीति को भी दर्शाता है। तो ये कार्टून, पहली बात तो ये क्या दिखाएगा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कांग्रेस ने चीन के मामले में दोहरी नीति अपनाई थी, ठीक है, जिसका हमें बाद में नतीजा भुगतना पड़ा वॉर के रूप में। दूसरा पूछेगा कि यहाँ पे एक ही कांग्रेस के अंदर दो नेहरू क्यों दिखा रखे हैं। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था दलों में, कांग्रेस में गुट और सहनशीलता। तो यहाँ ये दिखाया गया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई बार पार्टी की नीतियों की आलोचना की जाती थी। कई नेता ऐसे होते थे जो पार्टियों की नीतियों से खुश नहीं होते थे, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी की आलोचना करते थे, लेकिन पार्टी से अलग होकर नहीं, वो पार्टी के अंदर रहकर ही पार्टी की आलोचना करते थे। तो ये सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून नहीं है, लेकिन बोर्ड में कुछ भी पूछ ले तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ये कार्टून है, यहाँ पे इलेक्शन कमेटी। 1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नज़रिया। समिति में नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर वी.सी. राय, कामराज नाडार, राजगोपालचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, डी.पी. मिश्रा, पी.डी. टंडन और गोविंद बल्लभ पंत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आपको पता है कि जब हमारे भारत के पहले लोकसभा चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951 अक्टूबर में शुरू, और 1952 में फरवरी में ये चुनाव खत्म हुए थे। तो यहाँ पे इस कार्टून को लेके क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, वो तो खुद क्वेश्चन देखो बनाएगा वो। पहला क्वेश्चन ये दिखाएगा कि भाई ये जो नेता बैठे हैं ये किस पार्टी से संबंधित हैं, ये कांग्रेस पार्टी के। कोई दो नेताओं के नाम बताओ। तो एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, रफ़ी अहमद किदवई हो गए, ठीक है। तो कोई भी दो नाम आप इसमें, मोरारजी देसाई हैं, कोई भी दो नाम आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, 1950 में, ठीक है। भारत में पहले चुनाव कब संपन्न हुए, अक्टूबर 51 में शुरू हुए और फरवरी 1952 में ये चुनाव खत्म हुए थे। तो इनको हम 1952 के आम चुनाव ही कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब एक ये पिक्चर है, ये पिक्चर भी कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो यहाँ पे देखो क्या पिक्चर किसको डिपिक्ट कर रही है, ये पिक्चर जो है ये उन 5 नेताओं को दिखा रही है, जो 5 नेता नैम को बनाने में जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब नैम में कौन कौन से नेता थे, नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्नो और एनक्रुमा, ये 5 नेता थे, उनकी ही पिक्चर है ये। और इसको बेस बना के वो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो ये नीचे नाम देखे हैं, उनके देशों के नाम भी लिखे हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि इनमें से कोई 2 नेताओं के नाम लिखो। तो नेहरू भी है, नासिर भी है, टीटो भी है, एनक्रुमा भी है, इन और ये किस देश से संबंधित हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ये देखो इन नेताओं के नाम भी हैं और इनके देशों के नाम भी हैं, ठीक है। इनमें जवाहरलाल नेहरू तो भारत के हो गए, घाना के एनक्रुमा थे, मिस्र के नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो और यूगोस्लाविया के टीटो थे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा कि नैम की स्थापना कब की गई, 1955 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई और 1961 में इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नैम के कोई 2 उद्देश्य बताओ। तो पहला उद्देश्य क्या था नैम का, कि जो शीत युद्ध के दौरान जो 2 महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों गुटों से दूर रहना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ज़रूरत पड़ने पर दोनों की हेल्प लेना
और अगर एक दुश्मन बन भी गया तो दूसरे से हाथ मिलाना, और इन दोनों में अगर झगड़ा होता है तो उससे उसको सुलझाने में मदद करना, और बाकी नवस्वतंत्र देशों को भी इनसे दूर रखना। तो ये नैम के कुछ उद्देश्य थे। नैम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब इसके बाद कार्टून पे आ जाओ। ये कार्टून है, ये देखो ये कार्टून है। इसमें क्या दिखा रखा है, ये कांग्रेस प्रणाली के ऊपर कार्टून बनाया गया है, जो कांग्रेस प्रणाली वाला चैप्टर है। इसमें देखो अब क्या दिखा रखा है, नंबर 1 1 साल, उसके बाद 9, उसके बाद 11 17, और उसके बाद 22 ईयर्स। तो ये दिखा रखा कि जब कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद सरकार उनकी आई, तो कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या था, 2 बैल थे। कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या था, 2 बैल उसका सिंबल थे। तो यहाँ दिखा रखा कि पहले जो था सब कुछ ठीक था, पहले साल कोई तनाव की मुद्दा नहीं था। लेकिन यहाँ पे 9 साल बाद क्या हुआ, तो 9 साल बाद पार्टी के अंदर तनाव शुरू हो गया। कैसे, आपको पता होगा सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में तनाव होना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये दिखा रखा कि 17 जब राष्ट्रपति चुनाव हुए 69 में, तब क्या हुआ, तब इन दोनों में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बिल्कुल टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी थी। और ये आ गया आपका 22 ईयर्स। 22 साल बाद क्या हुआ, तो 22 साल बाद क्या हुआ, 22 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी और दोनों पार्टियां अलग हो गई। तो फिर कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और सिंडिकेट की कांग्रेस ओ। सिंडिकेट कौन थे, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, जिनमें के कामराज, अतुल्य घोष, मोरार देसाई, ठीक है, सी राजगोपालचारी, ये बड़े बड़े जो नेता थे वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे, जिनको हमने बोला सिंडिकेट, ठीक है। और एक तरफ थी इंदिरा गांधी, इसकी पार्टी कांग्रेस आर, रिक्वेशनिस्ट, ठीक है। तो ये कार्टून भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है, पूछा नहीं गया बोर्ड में, लेकिन पूछ सकता है। उसके बाद एक ये कार्टून है, ये कार्टून थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कार्टून भी एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे क्या है, आप बताओ कि 1967 में जब चुनाव हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी नई थी, और उन चुनावों में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, तो उन चुनावों में क्या था, बहुत सारी कांग्रेस को हराने के लिए बहुत सारी पार्टियों ने आपस में गठबंधन कर लिए। कहाँ पे, राज्यों में। 1967 के चुनावों में इंदिरा गांधी का चेहरा नया था। अब इसको जो राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया कि भाई इंदिरा गांधी नहीं है, हमें इसका फ़ायदा उठाना है। उसको बोला उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म, कि जो उसकी अभी उसको ज़्यादा राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हमें, और नहीं है वो, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना है। इस रणनीति को नाम दिया गैर कांग्रेसवाद। और 1967 के जब चुनाव हुए, उसको राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया, क्योंकि कई 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। और ये कहा गया कि जब दिल्ली से कलकत्ता ट्रेन जाए तो कोई राज्य ऐसा नहीं आएगा जहाँ कांग्रेस पार्टी जीती हो। तो उन 67 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसमें दिखा कि राज्यों के अंदर भी, लोकसभा में तो उसको सीटें बहुत कम मिली, सरकार तो बन गई, उसकी सीटें कम मिली, लेकिन कई राज्यों में वो सरकार नहीं बना पाए। तो उन राज्यों में बहुत सारी पार्टियों ने मिल के सरकार का निर्माण किया ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन को दिखा रहा है राज्यों के अंदर। तो ये पार्टियों के नाम लिखे उसके ऊपर, और ऐसे ही गठबंधनों को क्या कहा गया। अगर हम बात करें पंजाब में, तो इस गठबंधन को नाम दिया गया पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ये क्वेश्चन 1 मार्कर एग्जाम में पूछते हैं। पंजाब में जो गठबंधन बना उसको क्या नाम दिया गया, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट का इसको नाम दिया गया। तो ऐसे ही और भी कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी। तो यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए जो गठबंधन किए पार्टी ने, उसको ही ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है, जहाँ बहुत सारे दलों के नेता एक ही साइकिल पर चल रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। अब एक ये कार्टून है, अब इसको देखिए। ये कार्टून वीवी गिरी को जीत के बाद छपा था, ठीक है। ये कार्टून एक्चुअली दिखा रहा है 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शन। जब 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, तो उस समय जो चुनाव हुए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसका आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, लेकिन इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया वीवी गिरी को, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे। और इंदिरा गांधी के समर्थन से ही वो जीत गए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहा कि आप अपने मन की आवाज़ सुनो, जो अच्छा लगता है उसको वोट करो। लेकिन पार्टी ने बोला था कि हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो कौन है, संजीवा रेड्डी। और पार्टी ने विप इशू किया था कि कोई पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन जब चुनाव हुए तो वीवी जो गिरी थे वो चुनाव जीत गए और संजीवा रेड्डी हार गए। इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी थी
और कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। तो यहाँ पे इस कार्टून में ये दिखाया गया कि वीवी गिरी चुनाव जीत गए हैं, जिनको इंदिरा गांधी ने बाहर से समर्थन दिया था, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे। और कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही ऑफिशियल उम्मीदवार जो हार गया। तो कहीं ना कहीं ये कार्टून उस चुनाव पर इंगित करता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये कौन जीता है, इनका नाम क्या है, वीवी गिरी हैं, ये किस पार्टी के थे, ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े, इनको किसका समर्थन मिला, इंदिरा गांधी का। ये हारा व्यक्ति कौन है, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। इसके बाद रिजल्ट के साथ कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस 2 भागों में बट गई। तो ये क्वेश्चन आपको बना के कोई भी पूछ सकता है, मैंने आपको समझा दिया है। एक कार्टून ये है, इसमें क्या लिखा है, मिड टर्म रेस में 1 स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, नंबर 2 वीक कॉन्स्टिट्यूंसी, नंबर 3 डाउटफुल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये दिखा रहा है 1971 के चुनावों को। जब 1971 के चुनाव हुए, जब कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी और कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, तो ये उन चुनावों के ऊपर ये कार्टून बना रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ मिड टर्म रेस। तो मिड टर्म रेस क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है, इनको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। ये कब होते हैं, जब भी लोकसभा समय से पहले भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, तो उस कंडीशन में, यानी 5 साल पूरे करने से पहले जब सरकार गिर जाती है, तो उस कंडीशन में जो चुनाव होते हैं उनको हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन या मध्यावधि चुनाव। तो ये मिड टर्म रेस 1971 में हुई थी, जब 69 में कांग्रेस पार्टी फूट पड़ी, 70 में कांग्रेस में इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आई, तो कम्युनिस्ट पार्टी से समर्थन लिया उन्होंने और सरकार तो बनाई, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने राष्ट्रपति को बोला कि आप क्या करो, लोकसभा को भंग कर दो। तो लोकसभा भंग हो गई। फिर 71 में चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव ये वाले, और इन चुनावों में ग्रैंड अलायंस थी एक साइड और एक तरफ थी इंदिरा गांधी। तो ग्रैंड अलायंस को इसमें हारा हुआ दिखाया गया है और इंदिरा गांधी जो है वो जीती दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रखा वो कि फर्स्ट पोजीशन पे इंदिरा गांधी, सेकंड पे इंदिरा गांधी, थर्ड पे भी इंदिरा गांधी। तो वो ये दिखा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों क्या होता है, जो जहाँ पे पक्का उम्मीद है कि इंदिरा गांधी जीतेगी, वो निर्वाचन क्षेत्र। फिर वीक जो है वहाँ भी इंदिरा गांधी जीतेगी, और जहाँ पे शक था कि ये जीतेगी या नहीं जीतेगी, वहाँ भी इंदिरा गांधी ही जीती। तो कुल मिला के मैंने बताया कि 71 के चुनावों में ग्रैंड अलायंस की बड़ी बुरी हार हुई थी और इंदिरा गांधी को बम्पर जीत मिली थी। इतनी सीटें कभी भी पहले कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली जितनी इन चुनावों में मिली थी। तो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की गई है कि इंदिरा गांधी का जो दबदबा था इन चुनावों में, वो बहुत ज़्यादा सीटों के साथ इंदिरा गांधी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने इफेक्ट डाला और इंदिरा गांधी चुनावों में जीती थी और ग्रैंड अलायंस हारा था। आगे बढ़ते हैं, एक कार्टून ये भी है। अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या लिखा है, लोकतंत्र बचाओ, नीचे क्या लिखो, जेपी। उसके अलावा आपको इस कार्टून में बड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है, ठीक है। अब इधर क्या है, भ्रष्टाचार, जंगल राज, हिंसा, और ये क्या लिखा है, देखो वह लोकतंत्र को पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता हासिल करना चाहता है, और यह है कुछ नेता। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, ये बीच में खड़ा जो बैठा व्यक्ति ये कौन है, ये जयप्रकाश नारायण। ये कार्टून किस समय की बात कर रहा है, ये आपातकाल से पहले की बात कर रहा है, जब छात्र आंदोलन हुए थे। और उस समय जो आंदोलन हुए थे उसका कारण क्या था, हिंसा, जंगलराज, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन हुए थे, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें आपातकाल से जुड़ा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया, 25 जून 1975 को, ठीक है। सरकार ने इसमें क्या पक्ष रखा अपना, सरकार ने बोला कि जो है सरकार को काम करने नहीं दिया रहा है, सरकारी मशीनरी को फेल करने की कोशिश की जा रही है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बोला जा रहा है कि आप सहयोग मत करो, तो देश का माहौल ख़राब हो रहा है, आंतरिक गड़बड़ी फैलाने की शंका पूरी है, इसलिए देश में आपातकाल लगाना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस कंडीशन को शो कर रहा है। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, इतने लोगों के साथ रहते हुए आपको कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। और ये कौन है, DK बरुआ, और ये कौन है, इंदिरा गांधी, पीछे लगा स्थगनादेश। तो ये कार्टून भी राजनीतिक संकट ये दिखा रहा है कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था कि इंदिरा गांधी ने जो 71 के चुनाव हुए हैं उस वहाँ पे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, और इस आधार पर उनके चुनाव को अवैध घोषित किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ इंदिरा गांधी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगाया था। लेकिन उस समय संकट बहुत गहराया था देश के अंदर, कि सारा माहौल इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था। और उस समय फिर ये यहाँ पे इस कार्टून में ये दिखाया गया कि नहीं नहीं आप उठे मत, अभी आपके फेवर में ही है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे की बात यहाँ पे हो रही है कि उन्होंने स्टे लगा दिया है, आप बैठे रहिए, अभी आप प्रधानमंत्री हैं, आप उठे मत, अभी शासन करना आपने। तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम की बात को कार्टून शो कर रहा है।
आगे चलता है, एक ये कार्टून है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्टून है। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है देखो, पहले तो नीचे क्या होना है, कांग्रेस। अब इनमें वर्ड पे आप फोकस किया, यहाँ क्या लिखा है, एमरजेंसी। और क्या लिखा है यहाँ पे, इस पे लिखो क्या, 42nd अमेंडमेंट, सेंसर, मीसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो नीचे व्यक्ति लेटा हुआ है ये किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये किस इलेक्शन की बात कर रहा है, ये 1977 के जब एमरजेंसी हटी थी उसके बाद जो इलेक्शन हुए, ये कार्टून उन इलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कांग्रेस की ये कंडीशन क्यों हुई, वो उसमें क्यों इतनी बुरी उसकी हार हुई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी। इस एमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, एक तो प्रेस पर लगाई थी सेंसरशिप, प्रेस पर क्या लगाया था, सेंसरशिप। दूसरा मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये एक एक्ट था, ठीक है, ये लगाया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ध्यान रखना। नंबर थर्ड, 42nd अमेंडमेंट किया गया, ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया था। संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि ये आपातकाल जो था वो किस आधार पर लगाया गया, आंतरिक गड़बड़ी को, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ये आपातकाल लगाया गया। भारत में आपातकाल किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। और ये जो आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, ये आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखाया गया है, क्या लिखा है इसमें, बाय ऑल मीन्स लेट गेट अंडर वन अम्ब्रेला बट लेट मी डू इट फर्स्ट। जनता पार्टी गुट बज पर बहुत से कार्टून बने, उनकी कुछ वानगी यहाँ आप भी देखें। ये कार्टून अंग्रेजी भाषा के अखबार और पत्रिकाओं में छपे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जनता पार्टी, तो ये दिखा रखा है कि जनता पार्टी जब कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को हराने के बाद जब जनता पार्टी आई तो उस पार्टी के अंदर कोई विचारधारा नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपसी उनके मतभेद को ये कार्टून दिखा रखा है, जिसकी वजह से उनको ये सरकार टूट गई थी और उसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई थी। फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था। तो ये कार्टून कहेगा कि जो जनता पार्टी है उनके आपसी जो मतभेद थे उसको कहीं ना कहीं ये कार्टून शो कर रहा है। अब एक ये कार्टून है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ मैदान साफ, तो वोट वोट वोट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कार्टून 1980 के चुनावों के बाद छपा था। इस कार्टून में दिखाया कि जब चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जब चौधरी चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, तो आई थिंक 4 महीने के बाद ही उनकी सरकार भी गिर गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद फिर से चुनाव आ गए और उन चुनावों में फिर से इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी करी, फिर से इंदिरा गांधी जीत के आई थी। तो यहाँ पे सबक क्या मिलता है कि जनता जो है वो ऐसी सरकार को भी पसंद नहीं करती है जिनके पास कोई एजेंडा, कोई कार्यक्रम ना हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट कार्टून में, ये कार्टून बोर्ड में पूछा गया है एक बार, और यहाँ पे ये कार्टून बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो बुक का लास्ट चैप्टर है, सेकंड बुक का, ठीक है, भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये उसमें से कार्टून है, ये पिक्चर। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मेरे को अच्छे से याद, उस समय ये पूछा गया था कि ये इनमें कोई 2 लीडर के नाम लिखो, 2 या 3। तो देखो यहाँ पे एक लीडर कौन कौन से हैं, ये देखो लाल कृष्ण आडवाणी है, यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी, ये कौन है, राजीव गांधी, ठीक है। उसके बाद चौधरी देवीलाल, उसके बाद कौन है आपका, एम करुणानिधि। तो कोई 4 नाम आपको लिखने हैं इस कार्टून में, देखो ये नीचे नाम दिए गए हैं ऑलरेडी, अब यहाँ पढ़ सकते हो। बीपी सिंह है, एल के अडवाणी है, चंद्रशेखर, ज्योति बसु है, एन टी रामाराव है, देवीलाल है, पी के पंत है, और के करुणानिधि को चरखी के पर सवाल दिखाया गया। अब एक ये तो हो गया एक क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ये तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्राइसिस, रिजर्वेशन, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, मंडल, ये क्या लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है मंडल कमीशन कब आया, जब मंडल कमीशन जब आया उसमें सरकार किसकी थी, तो उस समय थी बेटा। उसके बाद ये कार्टून है आपका, यहाँ पे भी ये कार्टून भी कई बार बोर्ड में पूछ सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्टून क्या दिखा रहा है, देखो ये 2 लीडर है यहाँ पे, एक तो ज्योति बसु है कम्युनिस्ट पार्टी के, और एक लाल कृष्ण आडवाणी है बीजेपी के।
और बीच में कौन है, वीपी सिंह। ठीक है, तो ये 3 लीडर के नाम है यहाँ पे। और ये वीपी सिंह की सरकार जो थी गठबंधन की, जिसको कि बाहर से ज्योति बसु की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी, ये पार्टी इनको बाहर से समर्थन दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं 1989 के बाद गठबंधन के युग की शुरुआत थी। तो उसी को ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी ने वीपी सिंह की जो पार्टी थी उनको बाहर से समर्थन दिया। उसके बाद आपका एक कार्टून और है लास्ट में, ये वाला कार्टून है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रभुत्व को दिखा रखा है कि 1971 में जब इंदिरा गांधी थी तो कैसे कांग्रेस पार्टी बार बार जीत रही थी और विपक्ष उनके सामने बोना था। विपक्ष मीन विपक्षी पार्टियां उनके सामने बोनी थी, क्योंकि उनको चुनावों में बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं मिल पाता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार इलेक्शन जीती थी। वहीं दूसरी ओर जो कार्टून दिखा रहा है आपको, ये वाला 1999 की बात कर रहा है, जब गठबंधन का युग शुरू हो चुका था और उसमें कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व था वो गिर गया और बहुत कम हो गया, और वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं मिलकर सरकार बना रही है और कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो ये आपके बेटा कार्टून बेस्ड पिक्चर थे सारे, कार्टून बेस्ड आपकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई एक कार्टून आपको बोर्ड में आएगा और आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन के आंसर लिखना, बड़े सोच समझ के आंसर लिखना, 100% पेपर अटैम्प्ट करना, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और क्वेश्चन अगर समझ ना आए उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश करना और उसका आंसर लिखने की आप कोशिश करना। जल्दबाजी मत करना, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 100% अटैम्प्ट करना। ठीक है बेटा, थैंक यू।